नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डीसी मशीन के कुछ बेसिक के बारे में। ये पहला चैप्टर का पहला वीडियो है, तो हम डीसी मशीन के बारे में समझेंगे। देखिए, डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी है कि अ डीसी मशीन इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब है कि एक दिष्ट धारा मशीन यानी दिष्ट धारा यंत्र, जिसको हिंदी में कह सकते हैं, कि जो डीसी मशीन होती है वो एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकती है या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकती है या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिएगा, अगर मैकेनिकल एनर्जी को शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, अगर मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसको हम क्या कहते हैं? जनरेटर, जनित्र कहते हैं हिंदी में, जनरेटर, डीसी जनरेटर। ठीक, अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? जनरेटर कहेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगा, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा को अगर वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा तो उसको हम कहेंगे मोटर, हिंदी में घोड़क, मोटर कहेंगे। तो इतनी बात समझ में आई। डेफिनेशन क्या थी कि अ डीसी मशीन इज़ अ डिवाइस, एक डीसी मशीन एक डिवाइस है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल, और मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तो उसको हम कहेंगे जनरेटर, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल गए। और अगर विद्युत ऊर्जा को वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे मोटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इलेक्ट्रिकल मशीन से संबंधित बहुत आसान है। मैकेनिकल एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा तो जनरेटर कहलाएगा। भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या? हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आउटपुट का मतलब है, यहाँ से आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको कौन देता है? करंट और वोल्टेज हमें कहाँ से मिलती है? जनरेटर से। और मोटर का क्या है? हमें आउटपुट क्या मिलता है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब भाई पानी उनी हमें उठाना हो या कोई पट्टा चलाना हो, बेल्ट चलाना हो, वो कौन चलाता है? मोटर चलाता है। तो उसका आउटपुट क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अब समझिएगा एक बात और, कि एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है। एनर्जी कन्वर्जन, एक बात हम सब जानते हैं कि ऊर्जा को, एनर्जी कन्वर्जन का मतलब ऊर्जा का परिवर्तन। तो ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को सिर्फ हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो अभी जैसा कि हमने बात किया कि मोटर जो होता है उसमें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में बदल देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। ये हमने देखा। और दूसरा हमने क्या देखा? जनरेटर। जनरेटर यानी जनित्र में क्या देखा हमने? कि मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास होगी, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये एनर्जी कन्वर्जन करने के लिए हमें बीच में एक मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, मीडियम एक आवश्यक होता है। जैसे अगर हमें मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास हो और उसे हमें भेजना किस में है? ये हमें मैकेनिकल एनर्जी दी और हमें आउटपुट क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बीच में हम एक कपलिंग मीडियम यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जिसको कहते हैं, ये होता है हमारा डोमेन। ठीक है, मैग्नेटिक डोमेन में हमारी मशीनें काम करती हैं। दोनों ओर हो सकता है। अगर
हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना है तो भी हमको बीच में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जाना है तो भी हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये हम कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन, ठीक है, जिसमें हम एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं। अब सवाल कभी कभी ये उठ जाता है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही क्यों यूज की गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं यूज की गई, विद्युत क्षेत्र भी तो होता है। तो इसके पीछे एक कारण है, वो कारण ये है कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी हिंदी में इसको कहते हैं ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमने इसलिए यूज किया दोनों के मीडियम के बीच में, कपलिंग मीडियम इसको कहते हैं, इसको बेसिकली एक और नाम से जानते हैं कपलिंग, युग्मक माध्यम इसको कहते हैं, कपलिंग मीडियम कि मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जियाँ आपस में किस माध्यम से जुड़ी हुई हैं, तो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। तो क्यों हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में। यूज करने को तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा कन्वर्जन हमारा नहीं हो पाएगा, हो सकता है एफिशिएंसी भी हमारी अच्छी ना रहे, ठीक। अच्छा, अब जनरेटर काम किस प्रिंसिपल पे करता है, ये भी समझ लीजिए, जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है। तो भाई साहब, जनरेटर आपका काम करता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमारा जनरेटर काम करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी कॉइल में या किसी भी कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो प्रेरित विभवांतर होगा, विद्युत भागबल, वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स परिवर्तन की दर के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कहता है ये लॉ। जनरेटर हमारा इसी सिद्धांत पे काम करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, देखेंगे और हम डिटेल में। अभी हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कि जनरेटर हमारा काम करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। जब भी हमारा कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को वो कट करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर कॉइल बंद होगी यानी क्लोज सर्किट होगा तो उसमें एक विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा सिद्धांत रहा जनरेटर का। उसी तरह हम देखते हैं मोटर के बारे में भी कि मोटर कैसे काम करता है। तो मोटर में हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो ये काम करता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बेसिकली हम ये नहीं कह सकते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है, इससे तो हम मोटर के घूमने की दिशा का पता लगाते हैं। एक्चुअली मोटर का सिद्धांत थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ये कहता है कि तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम मोटर के घूमने की दिशा निकालते हैं। देखिएगा ये रूल क्या कहता है, ये रूल कह रहा है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल छोड़िए, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कोई भी धारा प्रवाही चालक तार, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो उस पर एक बल लगता है। ये आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र है, उतना बढ़िया से बन नहीं पा रहा है, ये नॉर्थ और ये पोर्शन हमारा साउथ, ठीक। इसमें मान लीजिए हमने करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जिसमें कि हमारी धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे आई एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर होता है इतना तो आपको पता होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो इस पर एक बल लगता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए आपका बी है, ठीक, जिसमें तार में धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी लंबाई मान लीजिए एल है और प्रवाहित होने वाली धारा आई एम्पियर है, और धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपस में अगर लंबवत है तो उस
तार पर जो बल लगता है वो होता है IBL। ठीक है, ये तार पर लगने वाला बल है। एक तार पर लगने वाला बल अगर एक तार है तो अगर कॉइल होगा तो कॉइल में बहुत सारे तार होते हैं, बहुत सारे टर्न होते हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कॉइल के लिए N नंबर ऑफ टर्न्स है N इंटू I इंटू BL। ठीक है, ये होता है। तो ये क्या कह रहा है कि व्हेन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई धारा प्रवाही चालक तार जिसमें धारा बह रही हो, ये कहने का मतलब है धारा प्रवाही का, तो अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर क्या लगेगी, एक बल लगेगी। ठीक है, F बराबर IBL। ये तब होगा जब सारी चीज़ें आपस में लंबवत होंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन वगैरह आपस में लंबवत होंगी। ठीक, तो ये आपका फार्मूला होता है। इस फोर्स से हमारी जो मोटर का जो सिद्धांत है वो यही होता है। इस तरह से हमारा मोटर काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल समझ में आएंगे। अब हम बेसिक कंस्ट्रक्शन देखते हैं एक इलेक्ट्रिकल मशीन का कि वो कैसा होता है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि हम क्या समझने वाले हैं यहाँ पर। ठीक, वो क्या है कि देखिए ये जो बाहर वाला आपको एक गोल वाला जो भाग दिख रहा है, सॉरी, ये जो आपको बाहर का ये गोल वाला जो भाग ये सब दिख रहा है, ये इसको हम कहते हैं योक। हिंदी में भी जनरली योक ही कहते हैं, या हिंदी में आप इसको ऐसे कह सकते हैं बाहरी आवरण। ये होता है योक। और याद रखिएगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका आधा भाग यानी 5/2 आधा भाग योक से होकर गुजरता है और आधा भाग एयर गैप से होकर गुजरता है। ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन में कितने भी पोल की मशीन हो, डीसी मशीन, उसमें आधा फ्लक्स यानी 5/2 आपका एयर गैप से गुजरेगा और 5/2 आपका योक से गुजरेगा। एयर गैप का मतलब बीच की जो हवा होती है उसको हम कहते हैं, खैर अभी समझेंगे। योक समझ में आए, जो बाहरी आवरण होता है इसी को हम क्या कहते हैं, योक कहते हैं। जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, योक। और इसमें कितना फ्लक्स होता है, 5/2। ये बात समझ में, इसको आप नोट करते रहिएगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ इसमें समझाना अभी। और देखिए ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ये जो लाल लाल आपको भाग दिख रहा है, जो लाल लाल जो कॉइल की तरह दिख रहा है ना लाल रंग से, उसको हम कहते हैं फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल यानी क्षेत्र कुंडलन, हिंदी में क्षेत्र कुंडलन, ये फील्ड कॉइल है। इनका काम क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने का। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा था ना कि डोमेन हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक डोमेन चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इनका काम है मैग्नेटिक फील्ड बनाने का। ठीक है, अच्छा योग का क्या काम है, आपने बताया था भाई योग का कुछ काम बताइए। तो एक काम तो मैंने पहले ही बता दिया कि योग क्या करता है, आधा फ्लक्स अपने अंदर से होकर गुजरने देता है। ये मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, जनरली कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, मजबूत होता है कास्ट आयरन, जो कि मोटर को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाहरी चोट उट से बचाता है, मैकेनिकल आघातों से बचाता है। तो फील्ड कॉइल समझ में आई, जो लाल लाल आपको दिख रहा तार के जैसा, कॉइल के जैसा, उसको कहते हैं फील्ड कॉइल, क्षेत्र कुंडलन। ठीक है, और ये चुंबक की तरह ये दिख रहा है, ये भी एक आयरन कोर होता है, ये आयरन कोर है। ठीक है, लौह पदार्थ होता है, चुंबकीय पदार्थ, आयरन कोर, जिसके ऊपर ये कॉइल लपेटी गई है। इसका काम क्या होता है भाई, इसका काम होता है फील्ड फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करना। लो रिलक्टेंस, अगर आपने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा होगा BW में तो आपको अच्छे से समझ में ये बात आ रही होगी। लो रिलक्टेंस, देखिए पूरा मशीन का खेल यहीं पर, इस चीज़ को ध्यान से आप समझिएगा। लो रिलक्टेंस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, रिलक्टेंस S बराबर आपने पढ़ा होगा L/μ/A, ये आपका रिलक्टेंस होता है। L क्या होता है, मैग्नेटिक पाथ की लंबाई, म्यू क्या होता है, परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता मटेरियल की, और A क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। बात समझ में आ रही है। तो म्यू जितना आपका ज़्यादा होगा, आपका रिलक्टेंस जो है, प्रतिष्ठंभ इसको हिंदी में कहते हैं, S, प्रतिष्ठंभ S, उतना ही कम होगा। बात समझ में आ रही है। आपका म्यू जितना ज़्यादा होगा, आपका रिलक्टेंस उतना ही कम होगा, और हम यही चाहते हैं। क्यों यही चाहते हैं, क्योंकि जो फ्लक्स फ्लो होती है वो आपका होता है MMF/रिलक्टेंस।
ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए भाई, मशीन पढ़ने के लिए आपको मैग्नेटिक सर्किट अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कभी मैं फुर्सत लगा कर इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। हालांकि नहीं आ रहा तो अभी इतना समझते रहिए, ये फार्मूला अभी एक तरह से आप याद रखिएगा। DW मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी, आप तैयार करिएगा बढ़िया से, तभी आप ये वीडियो देखिए, तभी आपको ज़्यादा ये फ़ायदा पहुँचाएगा। तो फ्लक्स बराबर होता है MMF बटे रिलेक्टेंस। तो फॉर कांस्टेंट MMF, अगर आप MMF को लगाए हुए हैं जितना भी, उसके लिए अगर आपका रिलेक्टेंस कम होगा, ये रेजिस्टेंस की तरह होता है, अगर रिलेक्टेंस कम होगा तो आपका फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एग्जैक्टली हम यही चाहते हैं, लो रिलेक्टेंस पाथ मिले, ताकि हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, आसानी से मशीन के अंदर रह पाए और बन पाए। बात समझ में आ रही? तो क्या क्या हमने देख लिया, योक देख लिया, कास्ट आयरन का बना होता है। फील्ड कॉइल देख लिया, किसका बना होगा, कॉपर का। जनरली कॉपर की ही कॉइल यूज़ होती है। एल्यूमिनियम भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपर की चूँकि कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए कॉपर यूज़ करते हैं, ठीक है, चालकता ज़्यादा होती है। आयरन कोर हमने देख लिया, जिस पर हम, और इसको फील्ड पोल भी कहते हैं, ठीक है। आयरन कोर जो आपने देखा है, इसको आप फील्ड पोल लिख लीजिएगा। आयरन का ही बना होता है, मैग्नेटिक मटेरियल का, इसको हम कहते हैं फील्ड पोल, क्योंकि फील्ड पोल पर ही हम क्या करते हैं, फील्ड कॉइल रखते हैं, जिसके कारण ये चुंबक क्षेत्र बनाता है, ठीक है। इतना भाग आपको समझ में आया। ये बीच में आप जो चरखी की तरह देख रहे हैं, ये जो चरखी की तरह, ये देख लीजिए आराम से, बीच में जो आपको चरखी की तरह ये दिख रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्मेचर। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। इसको क्या कहते हैं, आर्मेचर। नोट करिएगा इसको, आर्मेचर है ये भी आपका मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, ठीक है। स्टील का बना हो सकता है, CRGO का बना हो सकता है, मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है ये भी, ठीक है। ये आर्मेचर होता है। और आर्मेचर पे आप ज़रा ध्यान से देखिए, आपको ब्लू कलर से, नीले रंग से कुछ दिख रहा है, ये होते हैं आर्मेचर के कंडक्टर, ठीक है। जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं आर्मेचर के कंडक्टर। और कंडक्टर रखे कहाँ हैं, स्लॉट्स में, पहले समझिएगा। ये आपके होते हैं ब्लू कलर से आर्मेचर, यहाँ ब्लू कलर से मैं दिखाया हूँ, ब्लू कलर के होते थोड़ी हैं, ये आपके आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, ठीक है। आर्मेचर बहुत सारे कंडक्टर होंगे आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर कंडक्टर। और बात समझ में आ रही है, ये जो आर्मेचर कंडक्टर रखे हैं, ये कहाँ रखे हैं, ये स्लॉट्स में रखे हैं। तो इनके जो रखे होते हैं उनको हम कहते हैं आर्मेचर स्लॉट्स, यानी आर्मेचर के खांचे, आर्मेचर स्लॉट्स। भाई तार रखने के लिए, कॉइल को रखने के लिए स्लॉट्स तो बनाना पड़ेगा ना, स्लॉट्स नहीं होगा तो कैसे तार रखें, कहाँ पे बांधेंगे। तो इतना पोर्शन आपको समझ में आया कि नहीं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इतना भाग आपको समझ में आया, मेन यही है। अच्छा, और जो अंदर आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ग्रीन कलर से कुछ दिख रहा है, इन ग्रीन कलर वालों को हम कहते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट। अब इसकी हिंदी जाएंगे तो आपको मिलेगा दिक् परिवर्तक, कहते हैं इसको, दिक् परिवर्तक पत्तियाँ। तो इतना शुद्ध हिंदी में जाएंगे तो आपका लोग मजाक बना देंगे। हालांकि हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली टेक्निकल सब्जेक्ट्स को, टेक्निकल भाषा में हमारे देश में इंग्लिश को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इन सबको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। मैंने क्या कहा, योग क्या होता है, बाहरी आवरण होता है जो कि हमको सुरक्षा प्रोवाइड करता है मशीन को। ये आपका हो गया कम्यूटेटर सेगमेंट। तो इतने सारे भाग को आप जूम करके भी थोड़ा सा देखिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ती है, तो उम्मीद करता हूँ इतना सा भाग आप नोट कर लिए होंगे। इसको आप अच्छे से नोट करिएगा कि ये समझना बहुत ज़रूरी है, मशीन के अंदर वर्किंग इत्यादि समझना सबसे ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ आप उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप अगर चीज़ों को समझ गए तो फिर समझ लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल मशीन पूरा समझने में, डीसी मशीन कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इनफैक्ट कोई भी मशीन समझने में दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको मेन समझना है कि डीसी मशीन के अंदर पोल बनते कैसे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कॉलेजों में भी और ऐसे भी कोई बताता है तो इस बात को टाल देता है, ढंग से समझाता या बताता नहीं। तो एक चीज़ समझिएगा, ठीक है, शायद आपको आइडिया ना हो लेकिन मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए अगर आप स्क्रीन पर ऊपर से देख रहे हैं और आपको धारा कुछ ऐसे बहते दिख रही है, ऐसे मान लीजिए आपको धारा बहते दिख रही है, ठीक। ये किस तरह से बह रही है,
ये धारा आपकी बह रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। तो अगर आप अपने हाथों को, अपने हाथ की 4 उंगलियों को अगर आप इस धारा की दिशा में मोड़ें, दाएं हाथ की, सीधे हाथ की मैं बात कर रहा हूँ, राइट हैंड की, अगर आपने राइट हैंड की यानी सीधे हाथ की चारों उंगलियों को, अंगूठा छोड़कर 4 उंगलियों को अगर आप धारा की दिशा में गोल में घुमाएं तो अंगूठा जिधर की ओर जाएगा वो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप अपने कॉमन सेंस से देखिए क्या होगी, क्रॉस होगी। क्रॉस का मतलब स्क्रीन या प्लेन के अंदर जाते हुए, ठीक। अगर आप चारों उंगलियों को घुमाएं करंट की डायरेक्शन में तो आपका अंगूठा किधर की ओर जाएगा, सीधे हाथ के अगर घुमाते हैं तो अंगूठा अंदर की ओर जाएगा। क्रॉस का मतलब होता है अंदर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कहाँ हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। उसी तरह इन द सेम वे अगर मान लीजिए आपकी ये धारा बह रही है इस तरह चक्करदार रूप में, गोल रूप में, और धारा इस बार एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। ये क्या है, ACW यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में। तो घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में है तो आप भी फिर से आप अपने चारों उंगलियों को सीधे हाथ की मोड़िए इस धारा की दिशा में। ये जो तीर हमने दिखाया है ये धारा की दिशा है ब्लू कलर से। तो जब अपने चारों उंगलियों को आप मोड़ेंगे तो अंगूठा आपको किधर जाता हुआ दिखेगा, आपको अंगूठा बाहर आता दिखेगा। तो बाहर को हम डॉट से दिखाते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये सब नहीं समझ में आएगी तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अभी इसको कोशिश करिए समझने की। हालांकि मैं इस सब पे भी वीडियो बनाऊंगा, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उसको समझिए। चारों उंगलियों को आपने घुमाया धारा की दिशा में तो अंगूठा हमारा कहाँ की ओर गया, बाहर की ओर, ठीक है। डॉट से हमारा बाहर की ओर गया तो ये हमारी क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की हो गई। क्यों ये मैंने बताया आप समझिएगा। ये इलेक्ट्रिकल मशीन का बहुत क्रूशियल मोमेंट आ गया। आप देखिए यहाँ पे आपको 2 टर्मिनल दिख रहे होंगे, इसको हम टर्मिनल बॉक्स यहाँ पर हम बनाते हैं। ये एक टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है। ग्रीन कलर से दिखा दे रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो उसे तो दिख रहा होगा उम्मीद है। ये और ये प्लस और माइनस आपने देखा है। बाहर से हमने DC सोर्स लगाया है। अभी फ़िलहाल हम मोटर के रूप में ही समझ रहे हैं, ये जनरेटर के केस में ही बात होगी, मोटर केस में आसानी समझ में आता है। तो प्लस माइनस जब आप बाहर से लगाएंगे तो धारा हमारी कैसे बहती है, प्लस की ओर से निकलती है। अभी ज़्यादा दिमाग मत लगेगा, प्लस की ओर से निकलती इतना मान लीजिए। अब ध्यान से आप धारा की दिशा को ट्रेस करिए। अभी इस वाले आप पोल पर देखिए, इस वाले फील्ड पोल पर देखिए, इसको फील्ड पोल कहते हैं। देखिए इसमें धारा कैसे जा रही है, और जैसे जैसे धारा जा रही है आप अपने चारों हाथ की उंगलियों को मोड़िए, सीधे हाथ की 4 उंगलियों को मोड़िए तो आपको अंगूठा अंदर की ओर जाता दिखेगा। मेरे कहने का मतलब अगर जब अपने उंगलियों को मोड़ेंगे तो आपको अंगूठा की जो दिशा होगी, अंगूठे की दिशा, वो आपको ऐसे की ओर आते दिखेगी। और जब किसी पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर दिखती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साउथ पोल। बात समझ में आ रही है, ये आपका बनेगा साउथ पोल। नहीं समझ में आया तो आप एक बार इस दूसरे वाले पोल पे देखिए, इसमें भी आप धारा की दिशा को काउंट कर, ये सारी जो कॉइलें जुड़ी हुई है ना, सब सीरीज में जुड़ी हुई है। बात रखिएगा, सब में करंट बराबर जा रही है, नंबर ऑफ टर्न्स भी बराबर रखा है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बराबर रखते हैं, ये नहीं कि यहाँ पे कुछ है यहाँ पे कुछ है। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर हम रखने की कोशिश करते हैं आइडियली। ये दूसरी वाली आप कॉइल में देखिए, धारा की दिशा को ट्रेस करिए, चारों उंगली को घुमाइए। तो जब यहाँ चारों उंगलियों को घुमाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए अंगूठा आपका कुछ ऐसे आता दिखेगा। जहाँ तीर जा रहा है उधर की ओर अंगूठा आपका जाएगा, जा रहा है कि नहीं। आप अपने 4 उंगलियों को मोड़िए धारा की दिशा में तो आपका अंगूठा कुछ ऐसे जाता दिखेगा। तो जब किसी फील्ड पोल से बाहर की ओर हमारा अंगूठा जाए तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर है, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर कहाँ से निकलता है, नॉर्थ पोल से। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। उसके बाद इस वाले पोल पे आप देखिए यहाँ कहानी क्या बनेगी, इस वाले पोल पर। तो यहाँ भी कहानी आपकी एग्जैक्टली वही बनेगी। क्या, धारा की दिशा में आप अपने 4 उंगलियों को करेंगे तो आपका अंगूठा ऐसे आएगा जहाँ पे तीर आ रहा है। तो अंदर की ओर आने का मतलब क्या हो गया, कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा, बिल्कुल सही। तो ये आपका बनेगा साउथ पोल, ठीक। और अगला क्या बनेगा, उसमें भी आप इसमें भी देखिए, धारा की दिशा के हिसाब से ट्रेस करिए क्या होगा। हम धारा की दिशा से करेंगे तो अंदर आते हुए दिख रहा है। कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पर। देखिए एक बात मैं बता दूँ, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। देखिए
यहाँ आप बनाइएगा ना तो इसमें नॉर्थ पोल आना चाहिए। हमने जो धारा की दिशा ले ली है उसके हिसाब से साउथ पोल आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर धारा की दिशा थोड़ी सी उलट होनी चाहिए। आप बना लीजिएगा चाहे तो, क्योंकि अब मैं फिर से बनाऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे बनाने में। इसमें धारा की दिशा जो आएगी ना, वो धारा की दिशा ऐसे आनी चाहिए कि ये नॉर्थ पोल बने। तो ऐसे धारा की दिशा इसमें आनी चाहिए, ठीक है, ऐसे इसमें धारा की दिशा आनी चाहिए, तब जाके नॉर्थ पोल बनेगा। मैंने गलत डायरेक्शन ले ली थी, अब जाके सही हो गया है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है ना, क्रम से आपका पोल बनता है, एक साउथ बनेगा, उसके अगला वाला नॉर्थ बनेगा, फिर साउथ बनेगा, फिर नॉर्थ बनेगा। सब आगे जैसे आप गोल में घूमते जाएंगे तो एक एक पोल अपोजिट आपका आता जाएगा। इस तरह से हमारा पोल का फॉर्मेशन होता है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें धारा की दिशा को भी आप देखते रहिएगा बहुत ध्यान से। ये जो बाहर यहाँ पर आपको जो पोर्शन मिलता है, ये पोर्शन, इसको हम टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे हम टर्मिनल बॉक्स लगाते हैं, और यहाँ सिर्फ फील्ड कॉइल ही नहीं होती है, इसमें आर्मेचर की कॉइल को भी हम लेके आते हैं। बेसिकली जो हमारी आर्मेचर की कॉइल होती है, मैंने ब्लू से दिखाया था उसको, ब्लू कलर से, आर्मेचर की कॉइल भी इसी में जुड़ी होती है, कैसे करके। सीरीज में भी हो सकता है, पैरेलल में भी हो सकता है, यहाँ ऐसे जुड़ा होता है, देखेंगे उसके बारे में भी। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, और ये चीज़ जो मैंने बताई है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हमने बहुत सारी बातें की, अगले वीडियो में हम और भी बातें करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।